हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। तो कल हम एक रामबाण वीडियो लेके आए थे जिसके अंदर हम ईवीएस का पार्ट पूरा कवर कर रहे थे, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही थी तो हमने उसको बीच में रोक दिया था और उसमें पूरा ईवीएस वाला पार्ट कवर हो गया था। विजुअल आर्ट और योगा बचा था तो वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और कल वाली वीडियो पे टीम की डिमांड है, टीचर्स प्लेस और टॉपर्स चॉइस पब्लिकेशन जो ये टीम है इनकी डिमांड है कि अगर उस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो फिर हम रामबाण 2 देंगे जिसके अंदर हम 2 मॉक कवर करेंगे, एक आज शाम 7 बजे और एक कल शाम 7 बजे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी उस पर 500 लाइक्स कराइए और स्टार्ट करते हैं अपना विजुअल आर्ट वाला टॉपिक। और कुछ बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर इतने तरीके के नोट्स हो गए, कौन कौन से पढ़े, क्या करें। तो क्योंकि पहले भी हमने योगा के नोट्स दिए हैं, ठीक है, हमने ईवीएस के कंप्लीट नोट्स भी दिए हैं, फिर बच्चों ने खुद के नोट्स भी बनाए। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन है, अगर आपके नोट्स सफिशिएंट है तो आप अपने नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, आपके नोट्स से ऊपर कुछ नहीं होगा, मेरी कोई वीडियो, मेरी कोई पीडीएफ आपके नोट्स से ऊपर नहीं है। अगर आपने खुद से मेहनत करके नोट्स बनाए हैं तो आपके नोट्स बेस्ट है, आप अपने नोट्स पढ़ो। ठीक है, इन केस आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले हमने नोट्स दे दिए थे, आप उन नोट्स को पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने वो भी नहीं पढ़े, तो ये 2 वीडियो हैं, इन 2 वीडियो को कवर कर लेना। ठीक है, इनसे आपका पूरा एक बार वो होता है ना कि गो थ्रू हो गए पूरे सिलेबस से, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो सिंपल है, आपके नोट्स है तो अपने नोट्स पढ़ो, नहीं है तो जो हमने नोट्स दिए थे वो पूरे कर लेना। ठीक है, नोट्स वो ही हैं, ये फर्रे हैं। ठीक है, नोट्स और फर्रे में फ़र्क होता है। नोट्स कंप्लीट सिलेबस के होता है, फर्रे क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट और एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें होती हैं, तो ये वो है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग रोल है। आपके नोट्स है तो अपने नोट्स पढ़ो, नहीं है तो आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हो, वरना ये वाली वीडियो देख लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विजुअल आर्ट, क्राफ्ट्स और लोकल आर्ट फॉर्म। तो इसके जो की वन फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो क्या है। तो सबसे पहले तो रंगोली वाला ही है। ठीक है, कि रंगोली कैन बी मेड यूजिंग कलर्स विद ड्राइड फ्लावर्स, लीव्स, फ्लावर्स। लेपर्ड पे स्पॉट्स और स्क्वायरल पे जो स्ट्राइप्स हैं वो एग्जांपल है पैटर्न के। एनिमल विद पैटर्न, देखो ऊपर वाले ही पॉइंट है सेम टू सेम जो इसमें भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक पॉइंट है, कांजीवरम जो है वो फेमस हैंडलूम ट्रेडिशन है, कहाँ का, तमिलनाडु का। याद रखना, कांजीवरम कांजीवरम क्या है, तमिलनाडु का है। पश्मीना कहाँ का है, कश्मीर का है। एकत कहाँ का है, उड़ीसा गुजरात का है। ठीक है, पटोला साड़ी पटन गुजरात की है, वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, उसे 6 महीने से 1 साल तक लगता है बनने में एक साड़ी को। ठीक है, इंडियन मुस्लिन, मुस्लिन है मुस्लिम नहीं, इंडियन मुस्लिम इतना पतला होता है उसको ना वोवन एयर बोला जाता है। ठीक है, और उसकी पूरी साड़ी जो है वो एक अंगूठी में से पास हो सकती है। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी बुक्स में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है बंधनी टेक्निक, जो टाई एंड डाई होती है यूजिंग फिंगर्स एंड थ्रेड। चिकन करी है जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई है। फुलकारी ओरिजिन हुआ है इसका पंजाब में। कंथा का ओरिजिन हुआ है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में। टोडा एम्ब्रॉयडरी तमिलनाडु की है। खनेंग एम्ब्रॉयडरी मेघालय की है। बंजारा एम्ब्रॉयडरी राजस्थान की है। इंडियन हैंडलूम एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि इंडियन हैंडलूम में लगभग 45 लाख लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है बेसिक स्टिच, जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है वो होता है रनिंग स्टिच। ठीक है, स्टिच मतलब जब सिलते हैं ना, कपड़े सिलते हैं, तो बेसिक स्टिच बता रखा है एनसीईआरटी में, तो रनिंग स्टिच सिखा रखा है। इको फ्रेंडली कॉटन जो है वो गुजरात का, उसको बोलता है कला कॉटन या ब्लैक कॉटन, काला कॉटन। ग्रोज विदाउट केमिकल और एक्स्ट्रा वाटर, बिना किसी केमिकल और बिना एक्स्ट्रा पानी के वो ग्रो कर जाता है। हैंडलूम का एडवांटेज क्या है, क्योंकि वो एक तो कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करता है। ठीक है, इंसान अपने हाथों से करता है, इको फ्रेंडली होता है। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉटन के जो धागे होते हैं ना उनको ट्विस्ट करके ना ऐसे मतलब ऐंठन देते हैं, जैसे ये वो है कॉटन का धागा। ठीक है, तो इसको ट्विस्ट करके तो वो एक थ्रेड या यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं एक्चुअल वाला। ठीक है, फाइबर को। नेक्स्ट है द थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड फाइबर। तो वो एक हेयर लाइक स्ट्रैंड जो होता है जो कॉटन से बनता है उसको हम बोलते हैं फाइबर। चरखा स्पिनिंग व्हील जो होता है वो स्पिन करता है, मतलब घूमता है थ्रेड फ्रॉम कॉटन। नेक्स्ट है गांधी जी ने चरखा यूज करा था। ठीक है, सबको पता है, स्पिनिंग एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द पार्ट टू बिकम एन आत्मनिर्भर सेल्फ लैंड। तो गांधी जी चरखा यूज करते थे क्योंकि 2 काम होते थे। एक तो स्पिनिंग को ना वो एज अ सिंबल रखते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है, मतलब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरा वो एक रास्ता था खुद आत्मनिर्भर बनने का। बाहर से कपड़े आते थे वो नहीं पहनते थे, खुद से अपनी खादी वगैरह के कपड़े बनाओ, वो पहनो, आत्मनिर्भर बनो। क्लॉथ मेड फ्रॉम हैंड स्पिन, मतलब हाथ से जो बुने हुए कपड़े होते हैं, और हैंड वोवन कॉटन इज कॉल्ड खादी। इंडिया पहली कंट्री थी जो कल्टीवेट और कॉटन को कपड़े बनाने के लिए यूज कर रही थी। नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल जो फाइबर होता है, देखो फाइबर 2 तरीके का हुआ, नेचुरल और मैनमेड।
तो जो नेचुरल सोर्सेज से आएगा वो नेचुरल फाइबर, जो मैन मेड सोर्सेज से आएगा वो मैन मेड फाइबर। तो बैम्बू, कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, ये क्या हो गया नेचुरल फाइबर। सिल्क जो है वो एक छोटा इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, कीट होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क मोथ। टू एक्सट्रैक्ट सिल्क द कोकोन्स आर पुट इन हॉट वाटर एंड द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट। तो कोकोन जो है उसको गर्म पानी में डाल देते हैं और फिर सिल्क के धागे को आराम आराम से निकालते रहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल क्या है, तो एग्स अंडे, अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से कोकून, कोकून से एडल्ट मोथ और एडल्ट मोथ से अंडे दोबारा। कैटरपिलर क्या करते हैं, वो मलबेरी लीव्स खाते हैं, बड़े होते हैं, अपने आसपास कोकून बनाते हैं और फिर उससे एडल्ट मोथ बन जाते हैं। पश्मीना जो वूल है वो एक स्पेशल गोट से आती है जिसका नाम होता है चंगथंगी, ठीक है, ये कोल्ड माउंटेन ऑफ लद्दाख में मिलती है। पश्मीना एक हैंड स्पन है, ठीक है, हैंड वूवन है और बहुत सॉफ्ट शॉल होते हैं लेकिन गर्म होता है काफ़ी, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे नाइलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, टेरिलीन। टेलर बर्ड अपना जो घोंसला होता है उसको स्टिच करता है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी पत्तियों को आपस में सुई मतलब सेल देता है यूजिंग प्लांट फाइबर और स्पाइडर सिल्क। स्टिचिंग इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पीसेज ऑफ क्लॉथ्स टुगेदर थ्रू अ निडल एंड थ्रेड। तो स्टिचिंग क्या होता है, सिलना क्या होता है, तो क्लॉथ के जो धागे हैं, टुकड़े हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ने को प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिचिंग। कैसे, एक सुई और धागे से। रनिंग स्टिच की स्टेप क्या होते हैं, देखो ऊपर बताया था ना कि बेसिक स्टिच सिखाया गया है, तो रनिंग स्टिच सिखाया बेसिक, उसमें ब्रिंग निडल एट अप ए, डाउन एट बी, फिर सी, फिर डी, मतलब ऊपर से जाएगी फिर नीचे से, फिर ऊपर से फिर नीचे से। अगर ये कपड़ा है तो एक बार सुई ऊपर से जाएगी फिर नीचे से, ऐसे। ये होता है रनिंग स्टिच, रिपीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ए स्मॉल पीस ऑफ ओल्ड क्लॉथ, पुराने कपड़े होते हैं जो जॉइंट बाय स्टिचिंग कैन क्रिएट टेबल क्लॉथ, मैट्स, कोस्टर्स, क्लीनिंग क्लॉथ्स। तो ये होगा ना पुराने फटे पुराने कपड़े जो होते हैं उनका हम यूज़ क्या कर सकते हैं, रीपर्पज क्या कर सकते हैं उनका, तो उनको दोबारा काट के, ठीक है, सिल के टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं, कोस्टर बना सकते हैं, पोचा बना सकते हैं, उसका क्लीनिंग क्लॉथ बना सकते हैं। ये इस चैप्टर के एग्जाम टाइप्स हो गए। और ये से क्वेश्चन हो गए जैसे नेम एनी 5 इंडियन टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशन, देयर स्टेट ऑफ ओरिजिन। खादी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस, पश्मीना शॉल कहाँ से आती है, क्या स्पेशल है, और रनिंग स्टिच क्या होता है, कैसे किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइट, हेल्थ और योगा, ठीक है। इसमें योगा कंप्लीट नहीं है, योगा के सिर्फ पॉइंटर्स हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, ठीक है। तो देखो डाइट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में लगभग 20% जो बॉडी वेट होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन आर मेड ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड का बना होता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 चीज़ें होती हैं। काम क्या होता है इसका, कि जो हमारी मसल्स है या बॉडी टिश्यूज़ है उनकी ग्रोथ करता है और उनको रिपेयर करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं ना वो हल्के हल्के टूटती हैं, ठीक है, टिश्यूज़ टूटते हैं। अब प्रोटीन लेते हैं तो वो टिश्यूज़ दोबारा रिपेयर होते हैं, रिपेयर होते हैं तो वो बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे इनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉडी बिल्डिंग में इसको इसीलिए यूज़ ज़्यादा करते हैं। एनिमल प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, कंप्लीट प्रोटीन, तो उनके अंदर सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो वो क्या क्या है, वो है मिल्क, एग, चीज़, फिश और मीट। वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स की बात करें तो उसमें कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड लैक कर सकते हैं, लेकिन उनको ना जब हम खाना खाते हैं, जैसे दाल है, तो सिर्फ दाल खाएंगे तो पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा, लेकिन दाल के साथ चावल खा लेंगे तो वो एक कंप्लीट मील बन जाता है, ठीक है। तो दाल हो गई, लिग्यूम्स हो गए, सीरियल्स हो गए, बीन्स, नट्स, ऑयल सीड्स, तो ये वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसकी 3 कैटेगरीज होती है, पहले स्टार्च, दूसरा शुगर और तीसरा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं होती है, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, लेकिन ये डाइटरी फाइबर का मेजर सोर्स है। नेक्स्ट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो उससे हमें क्विक एनर्जी मिलती है जल्दी, जैसे चीनी हो गई, नेचुरल फ्रूट हो गए, ठीक है, मिल्क, पोटैटो, कैरेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, ठीक है, और इनको प्रेफर किया जाता है। तो जैसे रोटी हो गई, सीरियल, ब्रेड, सीरियल्स, राइस, व्हीट, बाजरा, कॉर्न, बार्ले, रागी, ठीक है। तो देखो जब हम ये दाल वगैरह लेते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, इनके साथ फिर हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं, ठीक है, कोई ब्रेड लेता है, कोई रोटी लेता है, कोई चावल लेता है। फास्ट फूड हो गए जो, जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, वो कार्बोहाइड्रेट में तो रिच होते हैं, ठीक है, पर वो एक बैलेंस मील नहीं बन पाते। बैलेंस मील बनने के लिए कार्बोहाइड्रेट के साथ थोड़ा फैट भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा प्रोटीन भी चाहिए, थोड़ा मिनरल्स भी चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से जो हमारे लीवर के आसपास है ना, उसको लीवर क्या करता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है और वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाता है। फैट क्या होता है, फैट को माना जाता है कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्सेज, कि जब हमें खाना ना मिले तो हमारी बॉडी उसी फैट को यूज़ कर सकती है, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं
तो जो फैट स्टोर हुआ है उसी को यूज़ कर लेता है वो। तो इनको बोले जाते हैं कंसनट्रेटेड एनर्जी सोर्सेज। दो तरीके का होता है, पहला होता है सिंपल लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स, दूसरा है कंपाउंड लिपिड्स और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड्स। एनिमल फैट सोर्स की अगर बात करें तो घी हो गया, बटर, मिल्क, चीज, एग, फिश, मीट। वेजिटेबल ऑयल सोर्सेज की बात करें तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, कोकोनट। एक्सेसिव फास्ट फूड में क्या होता है, मोटापा आता है, ठीक है। पिज्जा, समोसा, बर्गर खा के क्या होता है, मोटापा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा होता है। फैट ज़्यादा होता है और वो पचता नहीं है, ठीक है, वो जम जाता है, तो फैट क्या है वो इकट्ठा होने लग जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो जैसे फ्लैक्सीड हो गया, फिश ऑयल हो गया, सैल्मन हो गया, तो वो स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। विटामिन क्या होता है, विटामिन होता है प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद से नहीं करती है, ये हमें खाने से ही लेना पड़ता है, ठीक है। अगर खाने से विटामिन नहीं आ रहा तो फिर विटामिन की गोलियां लेनी स्टार्ट करनी पड़ जाती है। दो ग्रुप होते हैं इसके, एक फैट सोल्यूबल जो फैट में घुल जाए, एक वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुल जाए। तो ADE के ये तो फैट सोल्यूबल होता है, और बी ग्रुप और सी जो विटामिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन ए के सोर्सेज क्या हैं, तो मिल्क, बटर, एग, कैरेट, कॉड लिवर ऑयल, टमाटो, पंपकिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। काम क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ, हेल्दी स्किन एंड आई। अगर ये नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस होना स्टार्ट हो जाता है, इरेगुलर टीथ ग्रोथ हो जाती है। विटामिन डी की बात करें तो सोर्सेज क्या है, चीज़, बटर, मिल्क, फिश लिवर ऑयल, ठीक है। लेकिन आपने सनलाइट सबसे ज़्यादा सुना होगा। फंक्शन क्या है, हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर इसकी कमी होगी तो रिकेट्स होता है। हमें दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए और लगभग 8 घंटे सोना चाहिए। हमारी बॉडी को 3 तरह की एक्सरसाइज की नीड होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने वाली, हमारी मसल और बोन्स को स्ट्रेंथ कर देने वाली, और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन या इनहेंस करने वाली। 2 से 2.5 लीटर ऑफ पानी एक दिन का वो नॉर्मल है। 5 से 6 लीटर गर्म मौसम अगर है, ठीक है, गर्मी ज़्यादा है तो 5 से 6 लीटर, अगर नॉर्मल दिन है तो 2 से 2.5 लीटर पानी। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब हीट की वजह से हमारी मसल जो है वो क्रैम्प करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, वर्टिगो हो जाए, उल्टी लगने लग जाए, तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब शरीर में पानी की कमी होती जा रही है। कूल, नॉट कोल्ड वाटर, मतलब ठंडा पानी लेकिन बिल्कुल चिल्ड पानी नहीं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के लिए। गुड हाइड्रेशन चॉइसेस, अगर हमें मतलब हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी, जैसे डिहाइड्रेट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो कोकोनट वाटर हो गया, फ्रूट जूस हो गया, शुगर केन जूस हो गया, ये गुड हाइड्रेशन चॉइसेस हैं, ठीक है, ये बेस्ट होते हैं। लास्ट ड्रिंक 15 से 20 मिनट बिफोर कंपटीशन। अगर आप कोई मतलब किसी कंपटीशन में जा रहे हो, जैसे किसी रेस में भागना है, छोटे बच्चे हैं रेस में भागना है, तो उनको भागने से 15-20 मिनट पहले पानी पिला सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं पिलाना है, क्योंकि फिर वो वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। बात करें कंपटीशन डाइट, अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो तो वहाँ पे डाइट और यौगिक डाइट क्या होती है, तो देखो कंपटीशन से पहले हाई कार्ब्स लेना होता है, फैट लो, प्रोटीन लो, फाइबर लो, ठीक है। लो मतलब यहाँ पे लेना नहीं है, लो मतलब कम, कम प्रोटीन, कम फैट, कम फाइबर, कार्ब्स ज़्यादा लेने हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, फ्रूट, बॉइल्ड राइस, पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन डे, तो कंपटीशन वाले दिन क्या करना है, कोई नई चीज़ नहीं लेनी है, कोई नई चीज़ नहीं खानी है, शुगर क्वांटिटीज़ को क्या करना है, अवॉइड करना है, लाइट कार्ब रिच ब्रेकफास्ट करना है, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। कंपटीशन से जस्ट पहले क्या है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट लेना है कंटेनिंग फूड, उससे क्या होगा, थकावट कम होती है, ठीक है, इंड्योरेंस को इंप्रूव होता है, मतलब कम हो, मतलब इंड्योरेंस बढ़ता है, हमारा इंड्योरेंस होता है सहन शक्ति टाइप। सात्विक जो डाइट होती है तो वो क्या होती है, वो आयुर्वेद ने रिकमेंड करी है, और इसमें वेजिटेरियन डाइट होते हैं नेचुरल फूड आइटम्स की। यौगिक डाइट में क्या होता है, नेचुरल फूड जो कि इजी हो डाइजेस्ट होने में और एसिमिलेट मतलब हमारी बॉडी में घुलने के लिए, जिसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी आराम से ले पाए। गुड रो फूड क्या होता है, तो क्यूकम्बर, रेडिश, कैरेट, टमाटो, स्प्राउट्स। यौगिक स्पाइस क्या हो सकता है, तो जिंजर, सेन और सिनेमन, बेसिल। बेस्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, स्टीमिंग, ठीक है। आयुर्वेदा होलसम डाइट क्या है, तो राइस, मिलेट, व्हीट, ग्रीन ग्राम, काउज मिल्क, टर्मरिक, क्यूमिन, वेजिटेबल और फ्रूट्स। विटामिन को याद करने के निमोनिक्स क्या है, तो फैट सॉल्युबल के लिए हो गया ऑल डॉग्स ईट किबल, तो ADE के, ऑल डॉग्स ईट किबल, एडेक हो गया। वाटर सॉल्युबल के लिए हो गया ब्यूटीफुल क्लेवर, बी ग्रुप और सी। डेफिशिएंसी डिसीज निमोनिक्स क्या, ब्रेप्स, ठीक है। बी विटामिन मतलब B1 के लिए बेरी बेरी, B2 के लिए रिटार्डेड ग्रोथ या स्किन, मतलब जो ग्रोथ है वो हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। B3 पेलाग्रा, B12 एनीमिया और C स्कर्वी। मिनरल्स फॉर बोन्स, तो CAPP कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। योगा के जो पॉइंटर्स हैं वो देखो, तो योगा पहले मिलेनियम BCE में आया था, ठीक है, वैदिक रोड से आया था, ताकि हम
जो ब्राह्मण का है उसका अचीव रियलाइजेशन कर सके, जो ब्राह्मण है वो अपना रियलाइजेशन कर सके कि मैं क्या था, मैं क्यों हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है, ये लाइफ क्यों है। तो वो जो सच की खोज होती है एक तरीके से, तो वो हो सके। वेदांत और योगा, इन दोनों ने फाउंडेशन बनाई थी हिंदुइज्म की। सात्विक डाइट रिकमेंडेशन होती है। बेस्ट प्रिपरेशन मेथड स्ट्रीमिंग का है। फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है वो क्या हो सकते हैं, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेशन। देखो ये भी क्वेश्चन दिया था हमने एक मॉक में कि फिजिकल फिटनेस के क्या कंपोनेंट होंगे, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और कोऑर्डिनेशन। मोटर फिटनेस में क्या क्या आता है, तो एजिलिटी, बैलेंस, पावर, रिएक्शन टाइम। अब देखो, अब योगा के देखो हमने इतने ही पॉइंट दिए हैं। इसके बाद योगा के जो नोट्स दे रखे हैं ना, आप वो पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में अच्छे से आपको समझा रखा है। अब देखो इसमें जो ट्रैप्स हैं, एग्जाम ट्रैप्स, वो ये रहे। और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो। नेम द फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। सात्विक डाइट क्या है और कौन से फूड इसमें आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है। डाइटरी गाइडलाइंस जिसको फॉलो किया जा सकता है बिफोर कॉम्पिटिशन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड एंड सेफ्टी। देखो इसके जो वन लाइनर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले एक रेस्ट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जब भी हमें स्पोर्ट्स में चोट लगती है तो एक रेस्ट प्रोटोकॉल होता है। रेस्ट मतलब सबसे पहले तो रेस्ट, फिर आइस, फिर कंप्रेशन मतलब उसको हल्का हल्का दबाओ, और फिर एलिवेशन। निमोनिक्स क्या है, रियल इंजरीज कॉल एलिवेशन। रियल इंजरीज कॉल एलिवेशन, तो आर, आर से राइस रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। फर्स्ट एड के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। IPPR, पहले सबसे पहले इमीडिएट केयर, और ज़्यादा चोट होने से बचना, प्रिवेंट फर्दर हार्म, प्रमोट रिकवरी और रिलीव पेन। ठीक है, रिकवरी प्रमोट करना और पेन से आराम दिलाना। 3 टाइप्स ऑफ बर्न होते हैं जो जलता है हमारे से, मतलब अगर बाई चांस आपको जल गया है तो 3 टाइप्स होते हैं। पहले होता है SPF, जैसे सनस्क्रीन की तरह काम करता है। तो देखो पहला है सुपरफिशियल, जो कि सिर्फ बाहर के लेयर, स्किन की बाहर की लेयर जली है। जैसे आप खाने में छोंक लगा रहे हो, ठीक है, तो एकदम से घी या तेल जो भी है वो आपके हाथ शरीर पे गिर जाए, हाथ पे गिर जाए, तो होता है सुपरफिशियल। ठीक है, ऊपर ऊपर की लेयर जलती है। पार्शियल थिकनेस, जिसमें एपिडर्मिस जो होते हैं, मतलब हमारी स्किन के अंदर वाली जो खाल होती है वो भी डेस्ट हो जाए तो इसमें ज़्यादा दर्द होता है। और तीसरा होता है फुल थिकनेस, जिसमें पेनफुल तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोस्ट सिवियर होता है। नेक्स्ट है स्किन इंजरीज के टाइप्स। तो स्किन इंजरी के टाइप्स कौन से हो सकते हैं, तो पहले होता है एब्रेशन, दूसरा होता है लेक्रेशन, इंसिजन, पंक्चर और एवल्सन। इनके ना आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो NCERT पढ़ी हुई, तो इनके सीधा फोटोज लगे हैं तो आप देख सकते हो। तो स्किन इंजरीज का टाइप है एलिपा, एब्रेशन, लेसरेशन, इंसिजन, पंक्चर और एवल्सन। सेकेंडरी ड्राउनिंग क्या होता है, तो देखो इसमें पानी जो है ना वो हमारी लंग्स में चला जाता है। ठीक है, लंग्स इरिटेट होती है, और पैसेज जो होता है ना जिससे हम सांस लेते हैं वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, और घंटों बाद हमें थोड़ा आराम आना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो सिम्टम है वो वाटर इंसिडेंट, जब भी ये पानी वाला इंसिडेंट हो उसके घंटों बाद दिखना स्टार्ट होता है। दातुन जो होता है, टूथ क्लीनिंग ट्विग्स, वो नीम, क्रंच, बबूल का होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव है। नीम ट्विग टेस्ट बेटर, बबूल लेस बेटर। रीठा और शिकाकाई क्या है, नेचुरल अल्टरनेटिव है बाल धोने के। होम मेड इको फ्रेंडली क्लीनर में क्या होता है, 8 से 12 छिलके होंगे ऑरेंज लेमन के, 10 पूरे लौंग, 2-3 तेज पत्ता और 2 कप वाइट विनेगर। ठीक है, ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हो गए। और इसके क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज राइस प्रोटोकॉल, व्हाई इज इट व्हेन इट इज यूज्ड, 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, 3 टाइप्स ऑफ बर्न विच इज द मोस्ट सिवियर, फिर व्हाट इज सेकेंडरी ड्राउनिंग, व्हाई इज इट डेंजरस, व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ स्किन इंजरीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स, एथिक्स और लोकल गेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो लोकल गेम्स ऑफ इंडिया क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, हर क्लास में ना कम से कम 8-8, 10-10 गेम मेंशन करके हैं। तो आप NCERT की बुक देखोगे तो डायरेक्ट आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, एथिक्स आपको बेसिक पता है कि हाँ खेल भावना से खेलना चाहिए, दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इंटेंशनली किसी को नहीं मारना चाहिए। स्पोर्ट्स में हम देखो कुछ गेम्स हैं वो देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टेट वाइज कुछ लोकल गेम्स है जो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे टेकली भोंगा जो असम में खेला जाता है माघ बिहू फेस्टिवल के आसपास। एक होता है छो छो जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खेला जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल पे। पूची खेला जो कि ओडिशा में खेला जाता है कुमार पूर्णिमा के टाइम पे। तुरैकार हिमालयन रीजन में खेला जाता है, कंजर्वेशन थीम होती है इसकी, नेचर कंजर्वेशन। फिर सुंदरिको अबूशुमन कुथल, ये साउथर्न इंडिया में खेला जाता है। ठीक है, बिंडी नोज रिंग के टाइम पे, जब छोटी लड़कियां उनकी नाक वगैरह बीनते हैं तो उसके टाइम पे, ठीक है, इंडियन कल्चर कनेक्शन होता है तो तब ये गेम में होता है। फिर गेंतोरा और मुकना कंगेज, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खेला जाता है, हॉकी का इंडियन वर्जन है। आंख मिचोली, तो देखो ये तो रीजनल गेम में हर जगह खेला ही जाता है, लेकिन जहाँ फेमस है वहाँ है बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा।
टग ऑफ वार जो रस्सा कशी हो गई, वदम वाली हो गई, तो ये पूरे इंडिया में खेला जाता है, ठीक है। रस्सी पकड़े एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना होता है, तो ये लोकल मेलों वगैरह में खेला जाता है, ठीक है। पैरालंपिक में से लिंक किया जाता है। ये नदन पंथुकली, तो इसका जो ग्राउंड होता है वो होता है 20 से 30 मीटर, 20 मीटर इंटू 30 मीटर। दो टीम होते हैं 7 से 8 बच्चों की। तीन टाइप ऑफ फिटिंग होती है। ओटा मतलब सेम हैंड, पेटा मतलब अदर हैंड, पिडिया मतलब बिहाइंड द बैक। नेक्स्ट है अट्टा कलम, जिसमें हम सर्कल में वो होता है पुश करते हैं, तो लार्ज सर्कल होता है एक बड़ा सर्कल। दो टीम होते हैं 7 स्टूडेंट की। आउटसाइड टीम पुशेज इनसाइड टीम आउट, 30 सेकेंड्स पर पुश। जोड़ी बाकी बात करें तो नंबर ग्रुप्स होता है, सर्कल विद रेडियस 7 मीटर, ठीक है। लीडर कॉल्स नंबर 1 to 9, स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप्स, दोज हु कांट फॉर्म ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो लीडर होगा वो एक नंबर बोलेगा, उतने ही लोगों के ग्रुप बन जाएंगे, जो किसी ग्रुप में नहीं है वो बाहर होते चले जाएंगे। इन एंड आउट, तो जल थल, तलियत मलियत, कुल्लम करा, तो एक लार्ज रिंग होता है। कुल्लम मतलब एक पॉन्ड होता है, जिसका मतलब उसके अंदर हमें जाना होता है, ठीक है। कारा मतलब बैंक, मतलब हमें बाहर आना होता है। पर्पस क्या है, लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाना, अटेंशन और क्विक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट एंड शेड, तो उसमें धूप छांव हो गया, अंधियारी अंजोरी हो गया। तो लाइट टीम वर्सेस शेड टीम, दो टीम होंगी। प्लेयर्स मूव इनटू अपोजिंग एरिया, एक दूसरे के एरिया में जाना होता है। पर्पस क्या है, एजिलिटी और टीम वर्क, ठीक है। जिस टीम में जा रहे हो वो टीम आपको पकड़ना ले, उससे पहले वापस भी आना होता है। थ्री लेग रेस, तो दो प्लेयर एक टीम में होते हैं, दोनों का एक एक पैर बांध दिया जाता है। राइट लेग ऑफ वन इज टाइड टू लेफ्ट लेग ऑफ अदर। पर्पस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और डिटर्मिनेशन का, ठीक है। गेम कंपैरिजन अगर करें तो पहला है 7 स्टोन्स की स्किल होती है, इसमें कंसंट्रेशन, एक्यूरेसी। इक्विपमेंट होता है 7 स्टोन्स होता है फ्लैट, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखना होता है, और एक स्पॉन्ज बॉल होती है जिसे हम गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक टीम लगाते हैं, दूसरी टीम गिराने की कोशिश करती है। फिर है गोलाब तागोर की स्किल, इसमें होते हैं मेमोरी और इम्पैथी। इक्विपमेंट क्या है, ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है, आंख बंद करके, मतलब ब्लाइंड फोल्ड होता है कपड़ा बांध के, तब गोलाब तागोर खेला जाता है। पकड़म पकड़ाई, तो इसमें तो स्पीड और एजिलिटी होता है, ठीक है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। चेन, मतलब इसमें क्या होता है, यूनिट और कोऑर्डिनेशन, तो जो जिसको आप पकड़ते रहोगे वो आपकी टीम में आता रहेगा, ठीक है। फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरों को पकड़ने जाओ, इसमें भी कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आंख मिचौली, तो इसमें हियरिंग और एंटिसिपेशन, ठीक है, अंदाजा ही लगा सकते हो कौन कहाँ पे है। इसमें भी क्लोथ होता है, ब्लाइंड फोल्ड हम खेलते हैं। नेक्स्ट है बिट्टा कोड, तो इसमें क्या होता है, लेग की स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, करेज आता है। इक्विपमेंट क्या होता है, या तो एक डंडी होगी या कपड़ा होगा। होप स्कॉच, तो इसमें बैलेंस पेशेंस आता है, और इसमें एक मार्कर स्टोन इक्विपमेंट होता है। नेक्स्ट अगर इथिक्स की बात करें, एथिक्स की, तो पहले होता है फेयर प्ले, ठीक है, ईमानदारी से खेलना होता है रूल्स के साथ, ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी होती है, सामने वाली टीम की भी, चीटिंग नहीं करनी होती है। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है कि अपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट करो, और जो गेम जैसे खेला जाना चाहिए वैसा ही खेलो। एथिक्स इन स्पोर्ट इंक्लूड ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसमें आता है। डोपिंग क्या होता है, वो ड्रग्स लेना कि हमारी परफॉर्मेंस मतलब बढ़ जाए, ठीक है। तो यूजिंग प्रोहिबिटेड सब्सटेंस टू इनहेंस परफॉर्मेंस, ये हर स्पोर्ट्स में बैन होती है, ठीक है। एक है वाडा, एक है नाडा। वाडा है वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों क्या करती है, देखती है कौन सा पर किसी प्लेयर ने तो कोई सब्सटेंस तो यूज नहीं कर रखा है जिससे परफॉर्मेंस बढ़ रही है उसकी, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट में वाडा और इंडियन स्पोर्ट्स में नाडा। ओलंपिक वैल्यूज की बात करें तो वो एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप पे चलती है। पैरालंपिक वैल्यूज में डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन, करेज और इक्वलिटी। टग ऑफ वार को पैरालंपिक से लिंक किया जाता है क्योंकि वो लोकल फेयर्स में भी खेला जाता है, ठीक है। अब देखो रिदम, अगर नेचर की बात करें, रिदम ऑफ नेचर एंड सीजन्स। सबसे पहले सीजन क्या है, वो एक रिपीटिंग पैटर्न है नेचर का, ठीक है, बार बार आते हैं, हर साल 4-5 सीजन जो रिपीट होती है, तो वो एक नेचुरल रिदम है जो कि हर कुछ महीनों में बदलती है और हर साल रिपीट होती है। डे और नाइट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, सन की मूवमेंट पे नहीं, वो अपने खुद के एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो उसको, उसकी वजह से डे एंड नाइट चेंज होता है। सन एक ही जगह पे रहता है, अर्थ है जो कि रोटेट करती है और जिसकी वजह से दिन रात होता है। सन अपेयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट टू द वेस्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन, जो हमें लगता है ना कि सन सूरज ईस्ट से उगता है, सेट वेस्ट में सेट हो जाता है, छुप जाता है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। अब ग्लोब क्या है, ग्लोब होता है एक मॉडल जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक बॉल की तरह की शेप होती है। ब्लू पार्ट ऑफ द ग्लोब रिप्रेजेंट सी एंड ओशन, तो जो ग्लोब का ब्लू पार्ट होता है वो ओशन और समुद्र और ये पानी वाला इलाका दिखाता है, जो कि लगभग 3/4 है अर्थ का, ठीक है। जो सी है, समुद्र है, वो थोड़े छोटे होते हैं सागरों से, और आर पार्टली इनक्लोज बाय लैंड, ठीक है, उनके आसपास थोड़ी थोड़ी लैंड भी होती है। ओशन जो होता है वो वास्ट होते हैं और ओपन वाटर बॉडीज होते हैं, वास्ट मतलब बहुत ज्यादा बड़े, ह्यूज होता है। इंडिया एक्सपीरियंसेस 6 सीजन, इंडिया के अंदर लगभग 6 सीजन आती है, 4 नहीं 6 आती है। पहला था वसंत जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, दूसरा था ग्रीष्म जो होता है समर, वर्षा मानसून, शरद ऑटम, हेमंत प्री विंटर और शिशिर विंटर।
इंडिया बहुत वेटेस्ट प्लेस, जो इंडिया मतलब धरती के जो सबसे ज़्यादा गीले जगह है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी पड़ता है, ठीक है, तो वो है मौसिनराम, मेघालय। और वो जगह जो सबसे ज़्यादा सूखा है, जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता, थार डेजर्ट। दोनों इंडिया में है, ठीक है। सबसे गीला पानी मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी पड़ता है, और जो बिल्कुल सूखा है, दोनों इलाके इंडिया में ही है, मौसिनराम मेघालय और थार डेजर्ट। इंडिया सेलिब्रेट्स ओवर 1000 फेस्टिवल, तो एक साल में लगभग 1000 फेस्टिवल इंडिया मनाता है। सीजन शिप व्हाट पीपल ईट वियर सेलिब्रेट एंड डू गिव रिदम टू ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमंस की लाइफ को भी रिदम मिलती है सीजन्स की वजह से, कि जैसे सर्दियों में हम गाजर का हलवा खाएंगे, ठीक है, जैकेट्स पहनेंगे और अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन गर्मियों में हम लूज टी शर्ट पहनेंगे, ठीक है, और अलग तरीके का खाना खाएंगे, सेलिब्रेट अलग फेस्टिवल्स करेंगे। तो ये हमारी जो लाइफ है उसको भी एक रिदम देता है। फार्मर्स अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, कुछ विंटर में उगती है, कुछ समर में उगती है, कुछ रेनी सीजन में उगती है। पोंगल और मकर संक्रांति ये विंटर में सब हार्वेस्ट फेस्टिवल बनते हैं, ठीक है। फिर ये इस टॉपिक के एग्जाम ट्रैप्स हो गए, और फिर इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये देख लो एक बार। नेम द 6 सीजन ऑफ इंडिया विद संस्कृत नेम, 4 लोकल गेम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट डे एंड नाइट, फेयर प्ले क्या होता है, बेटेस्ट और ड्रेस प्लेस कौन सा है, और जंगथल कैसे खेला जाता है, इन एंड आउट कैसे खेला जाता है, ठीक है। ट्रैप्स आप देख ही लोगे, ये लो एक बार ट्रैप्स देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस, फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी से रिलेटेड जो प्रोसेस है, एक बार उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले है डाइजेशन जो होता है, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं सनलाइट को यूज करके, ठीक है, प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना पेड़ की पत्तियों में, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। 6 CO2 प्लस 6 H2 इज C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, एंड O2। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को यूज करके वो क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दे रहा है, ये ऑक्सीजन तो इंसान ले लेते हैं, और ये ग्लूकोज वो प्लांट खुद खा लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स दैट ट्रैप सनलाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। स्टोमेटा क्या होता है, जो पत्तियों के जो सरफेस होते हैं ना उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। वो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के काम आता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है प्लांट्स में वो उसके थ्रू निकल जाता है, ठीक है, सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव्स एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। रेस्पिरेशन क्या है, तो ग्लूकोज प्लस O2, इससे जब हम CO2 और H2 बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है, ये इंसान करता है। अकर्स इन नॉन लिविंग सेल, 24 घंटे चलता है, डे एंड नाइट, ठीक है। तो देखो जो ये वाली रिएक्शन थी ना, ये किसकी है, फोटोसिंथेसिस की। इसकी अपोजिट मतलब इससे ये बनाना, इसको हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, रेस्पिरेशन अकर 24/7 टाइम्स, 24/7, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट सिर्फ दिन में होती है, रात में सनलाइट नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन पूरा दिन चलता है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो प्लांट जब रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन वापस ले लेते हैं, इसलिए कहते हैं रात को पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है तो वो कैसे होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, फिर फूड पाइप जिससे हम खाना अंदर जाता है, फिर स्टमक, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। अब देखो अमाशय जो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है, अमाशय मतलब स्टमक जो है वो एक इस थिक लाइनिंग वाली एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ऐसा होता है वो, तो इसलिए इसको बोला है जे शेप का, चपटा और जे शेप का होता है। स्टोमक में क्या होता है, HCl एसिड निकलता है, ठीक है, और वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है जिससे हमारा जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर। तो जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, तो हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं जो कि इंजाइम्स कंटेन करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। लंग्स प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेशन के। हार्ट हमारा जो है वो पंप करता है ब्लड को, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड के थ्रू ही जाएंगे तो वो भी हार्ट ही पंप करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलेशन। किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, लिक्विड वाला जिसको एज ए यूरिन वो निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, ठीक है। तो शरीर को 3 प्रकार की व्यायाम की आवश्यकता होती है, पता ही है, 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज हमारी बॉडी नीड करती है।
तो ये वही पॉइंट है। फिर इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो जो छोटे छोटे ना कीड़े होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है, जैसे वेनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। स्टारफिश जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो शेल्स होते हैं, ठीक है, उसको खोल लेते हैं ताकि जो फ्रे या प्रे है उसको खा मिल सके, ठीक है। जो शिकार होते हैं मतलब जिनको वो खाते हैं, तो उनके ना कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स खोल देते हैं खाने के लिए। फिर पाइथन जो सांप होता है वो पूरे अपने शिकार को पूरा का पूरा ही खा जाता है, ठीक है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। तो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में से फूड पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हो गए। और ये इसके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गए, जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, उसकी इक्वेशन बताओ। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। नेम द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर। और फिर ट्रांसपिरेशन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो, मेला घर से थोड़ा दूर है, ठीक है, और तो फिर हमें एक बस वगैरह से जाना पड़ता है। ये सीधा सीधा पॉइंट है वो जो गोइंग टू मेला वाले चैप्टर ना, उसमें कि वो जो उनका पूरा परिवार था और थोड़े से पड़ोसी थे, वो लोग मेले में जाए थे, तो वो कैसे गए थे, तो बस और ट्रेन लेके, जिसको बोलते हैं पब्लिक ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसको लेके गए थे। तो मेला थोड़ा घर से दूर था, तो उन्होंने बस ली थी। मोहन चाचा और फैमिली जो है उन्होंने सिटी बस ली थी। फिर एक ऑटो रिक्शा लिया टूरिस्ट द मेला ग्राउंड। ये एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि अगर आप हो गए या नेबर हो गए, आप थोड़े से ज़्यादा मेंबर्स हो, तो आप कैसे जाओगे एक मेले में, ठीक है। तो वो बस से, सिटी बस से, ठीक है, और ऑटो रिक्शा वगैरह लेके जा सकते हैं। नीता हेल्ड दादाजीज हैंड एंड led us slowly to the bus stop. They walked carefully on the road, keeping an eye on the vehicles moving in both direction. तो ये नहीं पूछेगा कि नीता दादाजी का हाथ पकड़ के कहाँ गई थी, ठीक है। वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमें सड़क पार करते हुए क्या ध्यान देना चाहिए, तो केयरफुली ऑन द रोड, कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शन। बस नंबर 401 slowly came to the halt. द कंडक्टर एंड नीता's father helped दादाजी गेट ऑन द बस। कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बस वगैरह में नहीं चढ़ पा रहे, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टर ने और नीता के पापा ने उनकी हेल्प की थी। देर वॉज अ सीट रिजर्व फॉर ओल्डर पीपल। तो ओल्डर पीपल के सीट रिजर्व होते हैं। दादाजी सेट कंफर्टेबली इन इट। ही टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू सिट ऑन द सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। ठीक है, उन्होंने बच्चों को बोला कि अपनी सीट्स पर बैठे रहना है, इधर उधर कूदना नहीं है। ही आल्सो आस्क्ड देम नॉट टू पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि अपने जो हाथ हैं और हेड है, सिर है, वो खिड़की के बाहर नहीं निकालना है। तो इन पॉइंट से ये समझ लो कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, ठीक है। द बस वेंट थ्रू द सिटी एंड फाइनली इज द बिग ग्राउंड वेयर द मेला वाज बिग हेड। एंट्रेंस पे ही एम्बुलेंस, पुलिस जीप और फायर इंजन थे। रोहित हरी टू गेट अ व्हील चेयर। फिर दादाजी के लिए वो एक व्हील चेयर लेके आया। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, तो लैंड के लिए बस, कार, ट्रेन, बाइसाइकिल, ऑटो, बुलक कार्ट, मेट्रो। पानी में हो गया बोट, शिप, फेरी। एयर के लिए हो गया एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। सेफ्टी रूल्स क्या है, तो टू व्हीलर्स पे हेलमेट पहनो, ठीक है, कार में हो तो सीट बेल्ट लगाओ, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करो, फुटपाथ पे चलो, दोनों तरफ देखो। तो देखो ये वाले मेन पॉइंट्स आ गए अब, ठीक है। फिर 2019 में चेन्नई में एक स्पेशल वाटर ट्रेन चली थी जो अदर सिटीज से आती थी, ठीक है, जो वाटर क्राइसिस के टाइम पे था, मतलब वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, तब ये हुआ था। हड़प्पन में जो था वो लैंड रोड्स, रिवर और सी को यूज करते थे। पहला मेरीटाइम एक्टिविटी ये नोटिस किया गया था, ठीक है। एग्जाम ट्रैप्स की बात करें तो ये दो तीन ही हैं जो आ सकते हैं, बाकी तो आप कर लोगे आराम से कवर, क्योंकि इसमें तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको जो बचपन से सिखाया गया है ना कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या करना होता है, तो वो सब ही इसमें आ जाएगा। दो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव में, जैसे थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, दो दो एग्जांपल दे दो। सेफ्टी रूल्स जो बच्चों को फॉलो करने चाहिए बस से ट्रैवल करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब इसमें क्या होगा देखो, एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर में, जैसे कि पानी हो गया, फूड हो गया, ठीक है, वो भी प्रीशियस रिसोर्स है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए। गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो यूनिट थी वो वाटर और फूड को ही एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। जो ये टॉपिक है ना सिलेबस में, इसमें सिर्फ वाटर और फूड की ही बात हो रही है। तो हमें हेल्दी मील्स लेने चाहिए, इस पर एम करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी भी मतलब गुड फील करे, स्टे हेल्दी रहे। हमें अर्थ के रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, बचाना है फ्यूचर के लिए। जो चैप्टर 7 है पानी वाला, वाटर अप्रिसियस गिफ्ट, उसमें रेनफॉल क्या है वो बताया जाता है कि रेनफॉल हमें ना वाटर का एक गिफ्ट देती है, जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, स्टोर करते हैं। वी इंश्योर दैट क्लीननेस ऑफ दिस वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड्स। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो बारिश का पानी आता है तो उसको आराम से स्टोर कर सके, ठीक है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके घरों में ताकि उसको अच्छे से यूज़ हो पाए। हर हाउस होल्ड में कुछ पानी, वो पानी को स्टोर करते हैं डेली यूज़ के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। चैलेंज तब आता है जब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही मतलब खराबी होगी, या तो पानी खराब आ रहा हो या पानी कम आ रहा हो, तो दोनों में चैलेंजेस आते हैं।
इस इशू एड्रेस करने के लिए हमारे एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है, बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन सिखाते हैं, वाटर वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। फिर जो चैप्टर 8 था फूड वी ईट, उसमें फूड के बारे में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि फूड जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, ठीक है। अलग अलग तरीके का हम फूड खाते हैं जो अलग अलग सोर्सेज से आता है। ईच फूड आइटम प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट बेनिफिट अवर बॉडी इन यूनिक वेज। हर फूड आइटम से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो हमारी बॉडी को बेनिफिशियल होता है। आवर वेरियस कल्चर पसेस वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट द न्यूट्रिशनल फूड। तो हमारे जो कल्चर है अलग अलग, सबके पास कुछ कुछ नॉलेज है कि कौन सा फूड कितना न्यूट्रिशनल है, कैसे यूज हो सकता है। फिर चैप्टर 9 था जिसमें हेल्दी और हैप्पी रहने का तरीका बताया गया था। तो उसने क्लीननेस और गुड हेल्थ पे एम्फेसाइज किया था, इंपॉर्टेंस दी थी। उसमें भी हम क्या करते हैं, जो कुछ एसेंशियल प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे घरों को आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा कैसे रखना है, ठीक है, खुद को साफ कैसे रखना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज उसमें बताया गया था कि हमारा पार्ट ऑफ रूटीन होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस हो, इमोशनल वेलबींग हो, हमें समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट के क्या रूल्स हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा जहाँ पे हमें चोट लग सकती है। तो वाटर, फूड और हेल्थ, ये 3 मेन गिफ्ट्स हैं नेचर के, ठीक है। तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, जो भी वाटर और फूड वाले चैप्टर्स हैं तो उन्हीं के बारे में हल्का सा मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम टाइप्स हो गए। तो व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज पर एनसीईआरटी क्लास 3 और व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। तो ये आ गए 3 मेन गिफ्ट क्या है, वाटर, फूड और हेल्थ। चैलेंजेस जो राइज करता है वाटर से रिलेटेड, तो वो एक हो सकता है क्वालिटी से और एक हो सकता है क्वांटिटी से। सॉल्यूशन क्या है, पानी बचाओ, ठीक है, साफ सुथरा रखो, पानी को उबाल लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख लो, लीकिंग टैप्स को क्या कर लो, फिक्स कर लो। नेक्स्ट है योगा, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस। तो योगा के बारे में फिर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देखो, योगा पहले मिलेनियम बीसी में आया था, वेदांत और योगा से वो स्टार्ट होता। योगा संस्कृत वर्ड यूज से आया जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना, जोड़ना। योगा का एम क्या होता है, हमारे माइंड बॉडी और सोल को यूनाइट करना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनता है, 21 जून को, ठीक है, यूएन ने डिक्लेयर करता है ये 2014 में, पीएम मोदी ने इसको प्रपोज किया था। अष्टांग योग पता है, 8 लिम्स ऑफ योग होता है पतंजलि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। प्राणायाम क्या है, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। प्राण क्या है, ब्रीथ या लाइफ फोर्स है जो हम सांस लेते हैं, तो वो प्राण है। आयाम क्या है, आयाम होता है कंट्रोल। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। तो सन सैल्यूटेशन, ये 12 पोस्चर या स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस में फॉलो करने होते हैं। इंपॉर्टेंट आसन की बात करें तो इंपॉर्टेंट आसन 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक स्टैंडिंग पोज, एक सिटिंग पोज, फिर एक एक होता है सुपाइन पोज, ठीक है, या प्रोन पोज, मतलब पीठ के सहारे लेट के या पेट के सहारे लेट के। तो इंपॉर्टेंट आसन में बात करें, ताड़ासन होता है जिसमें हम माउंटेन बनते हैं, वृक्षासन होता है जिसमें पेट की तरह हो जाते हैं, पद्मासन, भुजंगासन, शवासन, त्रिकोणासन और धनुरासन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आसन होते हैं। तो शवासन एक रिलैक्सेशन पोज है जिसमें आप नॉर्मल सो जाते हो, मतलब सोने की एक्टिंग करते हो, मतलब लेट जाते हो पूरा प्रॉपर, ठीक है, जो कि योगा सेशन का एंड होता है शवासन। बेनिफिट्स ऑफ क्या है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, कंसंट्रेशन, इन सब को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। सात्विक डाइट क्या है, जो कि नेचुरल फूड आइटम्स होते हैं, उसको वेजिटेरियन डाइट होती है। आयुर्वेद इसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। फिजिकल और मोटर फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस क्या है, तो बिना थके, ठीक है, बिना ज़्यादा थके डेली एक्टिविटीज़ को आराम से परफॉर्म कर पाना। ये नहीं कि 10 सीढ़ियाँ चढ़े थक गए, ठीक है, सांस लेने बड़ी बड़ी, तो वो नहीं, थोड़ी बिना थके जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर पाना, इसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। मोटर फिटनेस में आ जाएगा एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम। बीएमआई क्या होता है, बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब जो हमारा वेट है वो केजी में, और उसको डिवाइड कर दो हमारी हाइट के स्क्वायर से जो कि मीटर में होगी, हाइट होगी हमारे मीटर में। इससे हमें पता लगता है कि हेल्दी बॉडी वेट क्या होगा, ठीक है। बीएमआई की कैटेगरीज होते हैं 3। पहला होता है अंडरवेट, जो कि 18.5 से कम है, तो अंडरवेट हो आप, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कम है। नॉर्मल, तो 18.5 से 24.9 या 25 तक मान लो। तो अगर बीएमआई ये आ रहा है तो आप नॉर्मल हो, ठीक है, अपनी हाइट के हिसाब से आपका वेट नॉर्मल है। ओवरवेट अगर 25 से ऊपर हो, 29 या 30 तक जा रहा है तो आप ओवरवेट हो, ठीक है, आपका वेट ज़्यादा है। और अगर 30 से ऊपर है तो आप मोटे हो, ठीक है, ओबेस मतलब मोटे हो, ज़्यादा मोटापा रखा है। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस क्या होता है, तो ये हमारी हार्ट्स और लंग की एबिलिटीज़ है कि वो ऑक्सीजन को कितना सप्लाई कर पाए किसी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये होती है हमारे जॉइंट्स के अराउंड जो मोशन होता है ना, जैसे हाथ कितना घूम पा रहा है, ठीक है, पैर कितना घूम पा रहा है, या हमारी कमर कितना घूम पा रही है, ठीक है, अराउंड कितना, मतलब अपने जॉइंट्स के आसपास कितना मोशन हो सकता है। तो ये स्ट्रेचिंग करेंगे तो इम्प्रूव हो सकता है। एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी होती है एकदम से जल्दी डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है, और एक्यूरेटली डायरेक्शन चेंज करना, इसको बोलता है एजिलिटी। हमारी बॉडी 3 टाइप की एक्सरसाइज मतलब रिक्वायर करती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए,
वार्म अप एक्सरसाइज होनी चाहिए, इंजरीज को प्रिवेंट करती है, ठीक है। कभी भी आप कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हो, किसी रेस में भाग रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले हल्का सा वार्म अप कर लो ताकि आप इंजरी से बच पाओ। फिर जब आप कॉम्पिटिशन में पार्ट कर लिया, ठीक है, भाग लिए, रेस खेल लिए, तो उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज होती है ताकि रिकवरी थोड़ा जल्दी हो, ठीक है। फिर ये इसके एग्जाम ट्रैप्स आ गए, और ये आ गए व्हाट इज अष्टांग योग, 8 रिम्स के नाम बताओ, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल फिटनेस एंड मोटर फिटनेस, और बीएमआई क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअल आर्ट, जिसके अंदर कलर्स, स्टिल लाइफ, पेपर क्राफ्ट और सील्स एंड प्रिंट्स की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले कलर थ्योरी। कलर थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ब्लू, येलो प्राइमरी कलर्स हो गए, जिनको हम एक दूसरे से मिक्स करके किसी भी कलर को इनको नहीं बना सकते हैं, तो ये प्राइमरी कलर हैं। फिर इन कलर को आपस में मिला मिला के जो हम कलर बना सकते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी कलर्स, जैसे रेड और येलो को मिला के ऑरेंज, ब्लू येलो को मिला के ग्रीन, रेड ब्लू को मिला के वायलेट या पर्पल बना सकते हैं, ठीक है। फिर होता है टर्शरी कलर्स, जिसमें हम प्राइमरी कलर्स को सेकेंडरी कलर्स के साथ मिला के कोई और कलर बना दें, तो जैसे रेड को ऑरेंज के साथ मिला के बना सकते हैं, ब्लू को ग्रीन के साथ मिला के बना सकते हैं, ठीक है। फिर कलर रिवील की बात करें तो कलर रिवील क्या होता है, एक सर्कुलर डायग्राम होता है, ठीक है, ऐसे। तो उसमें ना कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो वो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप कौन कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स में जो रिलेशनशिप होते हैं वो उसमें दिखती है। वार्म कलर्स कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ऑरेंज, येलो, तो ये वार्म कलर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, वार्म, एनर्जी और एक्साइटमेंट की फीलिंग आती है, ठीक है। आपने यूट्यूब का वो देखा होगा लोगो, तो वो रेड कलर का इसलिए है ताकि आपको एक्साइटमेंट रहे कि हाँ क्या कंटेंट आ रहा है, तो वो हमारे साइकोलॉजी से खेलते हैं कलर्स। नेक्स्ट है कूल कलर्स, तो कूल में आ जाएगा ब्लू, ग्रीन, वायलेट, तो एक काम, पीस, रिलैक्सेशन की फीलिंग्स को देते हैं। कंटेम्प्रेरी कलर्स जो है वो क्या करते हैं, कंटेम्प्रेरी कलर्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं इस सर्कुलर व्हील में। जैसे ये रेड है तो ग्रीन बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा, ये ब्लू है तो इसके अपोजिट में ऑरेंज होगा, ठीक है। तो ये होता है अपोजिट ऑन कलर व्हील्स, कंप्लीमेंट्री कलर इनको बोलते हैं। तो टिंट क्या होता है, देखो टिंट होता है कलर के साथ एक वाइट शेड देना, ठीक है, ताकि वो कलर हल्का होता चला जाए, इसको हम बोलते हैं टिंट। फिर शेड होता है जिसमें हम उसको ब्लैक टच देते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा डार्क होने स्टार्ट हो जाए। ह्यू क्या होता है, वो प्योर कलर होता है, ना टिंट और ना शेड, ठीक है। जो एक्चुअल कलर है वो होता है ह्यू। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स या टिंट्स ऑफ सिंगल कलर। स्टिल लाइफ आर्ट की बात करें तो स्टिल लाइफ क्या होता है, तो ड्राइंग या पेंटिंग होता है नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो भी हिल नहीं सकता अपनी जगह से, उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग या पेंटिंग। तो फ्रूट्स हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है, पॉट, बॉटल, बुक्स वगैरह। इसका पर्पज क्या होता है, तो इसका पर्पज होता है कि बच्चों को ना ऑब्जर्वेशन सिखाना है, प्रोपोर्शन, शेडिंग, लाइट, शेडो, टेक्सचर, कंपोजिशन, ये सब सिखाना होता है। तो इसके लिए स्टिल लाइफ ड्राइंग सिखाई जाती है बच्चों को। तो आपने देखा होगा ना क्लास 3, 4, 5 में हम क्या देते हैं कि बेटा एक जग बनाओ, ठीक है, जग रख देते हैं, हाँ जग बनाओ। फ्रूट बास्केट बनाओ, तो एप्पल एप्पल बनाओ, मैंगो बनाओ। तो ये जो चीज़ें देते हैं हम, तो ये होता है कि बच्चा प्रोपोर्शन सीख सके, ठीक है, टेक्सचर देखे, कंपोजिशन देखे कैसे बनता है, ऑब्जर्व करे। फिर आर्ट के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो होता है लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, वैल्यू और टेक्सचर। शेडिंग टेक्निक्स होते हैं, तो एक तो होती है हैचिंग, जिसमें हम पैरेलल लाइंस खींचते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल लाइंस खींचते चले जाते हैं। फिर एक होता है क्रॉस हैचिंग, जिसमें एक लाइन ऐसे और फिर कुछ लाइन ऐसे, ठीक है। फिर एक होता है स्टिपलिंग, जिसमें हम डॉट खींचते हैं। फिर एक ब्लेंडिंग होता है जिसमें स्मूथ ग्रेडेशन होता है। ब्लेंडिंग मतलब यहाँ पे एक कलर है, फिर हल्का हल्का वो और लाइट होता है, फिर और लाइट होता चला जाए, ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग हो गया। लाइट का जो सोर्स है वो डिटरमाइन करता है हाईलाइट किधर बनेगी, शेडोज किधर बनेगी। फिर प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन होता है करेक्ट साइज रिलेशनशिप, हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स है ड्राइंग के, उनका जो साइज है वो एक्यूरेट हो। जैसे हमने एक घर बनाया, ठीक है, घर के साइड में पेड़ बनाए थे बहुत छोटा सा, या ये हमने घर बनाया, ठीक है, और पेड़ बना दिया इतना बड़ा, तो एक्चुअल में हमें वो ही साइज रखना पड़ेगा जो एक्चुअल लाइफ में होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन हमें देखना है। और उसके बाद कंपोजिशन की ऑब्जेक्ट्स कैसे अरेंज हो रखे हैं ड्राइंग में ताकि वो हमें सुंदर लगे। पर्सपेक्टिव देखना होता है कि टेक्निक है जो कि हम डेप्थ दिखाते हैं, सिंपल पेज पे आप डेप्थ दिखाना होता है तो वो होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है, किधर से कैसे दिखाए। तो एक फ्लैट सरफेस पर डिस्टेंस और डेप्थ दिखाना पर्सपेक्टिव होता है। पेपर क्राफ्ट की बात करें तो ओरिगेमी, ओरिगेमी क्या होता है, पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स है, ना तो हम इसे कट करते हैं ना ग्लू लगाते हैं, फेविकोल से चिपकाते नहीं है, तो जैपनीज आर्ट है। ओरी मतलब फोल्डिंग, कामी मतलब पेपर, ओरिकामी, इसी को बोला जाता है। फिर ओरिगेमी, ओरिगेमी मतलब पेपर आर्ट है, ठीक है, पेपर को फोल्ड करना है बिना काटे और बिना ग्लू लगाए। फिर कॉमन ओरिगेमी जो टेक्निक्स है वो उससे क्या बनाते हैं हम, तो देखो आपने देखा होगा पेपर बोट बनाते हैं, पेपर के बच्चे एरोप्लेन बनाते हैं, पेपर की क्रेन, पेपर के फ्लावर, पेपर के बॉक्स, पेपर के फ्रॉग भी बनते हैं। पेपर मैक ये क्या होता है, ये होता है आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पेपर पल्प मिक्स्ड विद ग्लू या एडेसिव।
ठीक है। तो पेपर को है ना ऐसा फोल्ड करके फिर उसमें ग्लू लगा लगा के उससे जब हम कोई आर्ट बनाते हैं, ठीक है, ये कश्मीर में ज़्यादा फेमस है। तो आपने वो देखा होगा जब हम पेपर स्टैंड पेन पेपर स्टैंड बनाते हैं, ठीक है, पेपर से पेन स्टैंड बनाते हैं या पेन होल्डर बनाते हैं, तब हम कैसे करते हैं, तब हम यही करते हैं। फिर किलिंग होता है जिसमें होता है क्या, हम थिन पेपर स्ट्रिप्स को रोल करते हैं, ठीक है, उससे कोयल बनाते हैं और उसके थ्रू हम डेकोरेटिव डिजाइन बनाते हैं। फिर आता है पेपर क्राफ्ट डेवलप्स होता है, क्या करता है वो फाइन मोटर स्किल को डेवलप करता है, क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, पेशेंस सिखाता है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सिखाता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि ज्योमेट्री और सिमेट्री ये सिखाता है। कौन कौन से फोल्ड होते हैं, तो दो फोल्ड होते हैं, एक होता है वैली फोल्ड जो फोल्ड हम अपनी तरफ लेते हैं, एक होता है माउंटेन फोल्ड जो हम अपने से अपोजिट मतलब सामने की तरफ लेते हैं। पेपर क्राफ्ट में सिमेट्री का बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग जो हाफ में या कटिंग क्रिएट्स सिमेट्रिकल डिजाइन, पेपर को काट के फोल्ड करके हम सिमेट्री बनाते हैं हमेशा, तो बटरफ्लाई बना रहे हैं, हार्ट्स बना रहे हैं, तो ये सब कैसे सिमेट्री के काम करते हैं, इनसे हम सिमेट्री सिखा सकते हैं बच्चे को। फिर नेक्स्ट है सील्स एंड प्रिंट, तो इसके वन लाइनर क्या है, देखो प्रिंटिंग क्या है, तो प्रिंटिंग होता है एक इमेज को एक सरफेस से दूसरे पे पहुंचाना बाय प्रेसिंग, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, तो कि एक ब्लॉक पे वुड के मतलब लकड़ी के रबर के ब्लॉक पे एक डिजाइन को कार्व करना, वो होता है ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। इसमें हम इंक या पेंट अप्लाई करते हैं और प्रेस करते हैं कपड़े पे या क्लॉथ पे। नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रिंटिंग। वेजिटेबल प्रिंटिंग क्या है, वेजिटेबल्स को काट के ना उनके थ्रू एज ए स्टैम्प हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, उससे पैटर्न बनाते हैं। फिर लेडी फिंगर या भिंडी जो है उसका क्रॉस सेक्शन क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो आपने भिंडी को अगर काटोगे तो भिंडी का एक तरफ से देखोगे ना आप, तो एक ब्यूटीफुल फ्लावर वाला पैटर्न देगा, ठीक है। तो उससे जब वेजिटेबल प्रिंटिंग करोगे तो वो फूल फूल बना देगा छोटे छोटे। ऑनियन का क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर रिंग पैटर्न्स बनाता है। लीफ प्रिंटिंग कर सकते हो जिसमें हम पेंट लगाते हैं मतलब पत्ती पे कलर लगा के और फिर उसको पेपर पे रखते हैं, तो वो टेक्सचर और बीन्स को कैप्चर करता है। थंब प्रिंटिंग है, तो अपने अंगूठे पे क्या कर दो, ये कलर लगा के अपने उससे हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंक लगा के अलग अलग आर्ट बना सकते हैं, तो जानवर, एनिमल्स, फ्लावर, फेसेस वगैरह बना सकते हैं। सील की बात करें तो एक डिवाइस होता है जिसके अंदर डिजाइन कार्व होता है, ठीक है, उससे एक इंप्रेशन बनाते हैं, इंप्रेशन मतलब उसको कहीं पे लगा तो वो कुछ लिख देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना स्कूल की सील वगैरह भी होती हैं, तो जैसे हरप्पन की सील थी वो एनिमल के मोटिव्स दिखाती थी, ठीक है, उनके ऊपर कुछ लिखा होता था जो कि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए क्या लिखा होता था। हड़प्पन जो सील थी वो ट्रेडर्स यूज करते थे ताकि वो अपना सामान देख सके कि हाँ ये हमारा ही है कि किसी और का है। ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है, राजस्थान ज़्यादा फेमस है इसके लिए। जयपुर और बगरू राजस्थान जो है वो सेंटर है ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग के, ठीक है, ये एग्जाम ट्रैप्स आ गए, ये देख लेना एक बार। और फिर ये आ गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कि प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर्स क्या है, डिफरेंस क्या है वार्म और कूल कलर्स में, ओरिगेमी क्या है, कैसे डिफरेंट पेपर मैक्स है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग आर्ट में क्या है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील जो है वो किस लिए यूज होती थी, ठीक है। फिर ये टॉपिक हमारा फंडामेंटल स्किल्स ऑफ गेम, अगर आपने अब तक पढ़े हैं तो बहुत ठीक है वरना देख लो। सबसे पहला गेम जो बात हो रही है वो है बैडमिंटन। इसका जो कोर्ट होता है डबल्स के लिए वो होता है 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर। इक्विपमेंट जो यूज होता है वो होता है रैकेट, शटलकॉक और एक नेट जो कि 1.55 मीटर हाई होता है। इसमें जो बेसिक स्किल्स हैं वो है सर्व करना, क्लियर, ड्रॉप, स्मैश, ड्राइव, नेट शॉट, और ये सिंगल्स और डबल्स दोनों में खेला जाता है, ठीक है। मिक्स डबल मतलब एक लड़का एक लड़की भी खेल सकते हैं। फुटबॉल फील्ड, एक लड़का एक लड़की एक टीम में, ठीक है, वो होता है मिक्स डबल। फुटबॉल का फील्ड जो होता है वो 100 से 110 मीटर का होता है, 64 से 75 मीटर का होता है, ठीक है। 100 से 110 मीटर इंटू 64 से 75 मीटर। प्लेयर्स एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं, दो हाफ्स होते हैं 45-45 मिनट के, मतलब 90 मिनट का गेम होता है। स्किल्स क्या होंगे, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, हेडिंग, टैकलिंग, गोलकीपिंग। फीफा इसको गवर्न करता है इंटरनेशनली। कबड्डी की बात करें तो 13 इंटू 10 मीटर का मेंस के लिए होता है। प्लेयर होते हैं 7 एक टीम में। स्किल्स कौन कौन से होती है, तो रेडिंग, होल्डिंग, एंकल होल्ड, टो टच, हैंड टच, रनिंग। रेडर जब जाता है दूसरी टीम में तो लगातार कबड्डी 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 बोलना होता है। प्रो कबड्डी लीग इंडिया में चलता है, बहुत फेमस है। हैंडबॉल की अगर बात करें तो उसका कोर्ट होता है 40 मीटर इंटू 20 मीटर। 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, 6 प्लेयर और एक गोलकीपर। इसकी ड्यूरेशन होती है 60 मिनट की टोटल, दो हाफ्स होते हैं 30-30 मिनट के। इसमें जो स्किल्स होते हैं वो होती है थ्रोइंग, कैचिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, ब्लॉकिंग। गोल एरिया होता है 6 मीटर के रेडियस के साथ। खो खो की अगर बात करें तो फील्ड होता है इसका 29 मीटर इंटू 16 मीटर। 12 प्लेयर होते हैं एक टीम में, 9 बैठते हैं और 3 चेज करते हैं या रन करते हैं। ड्यूरेशन क्या होती है, 2 इनिंग्स होते हैं 9-9 मिनट की, मतलब 18 मिनट का पूरा गेम होता है। स्किल्स इसमें आगे चेजिंग, डॉजिंग, पोल टर्न, गिविंग खो। चेजर सिट इन अ रो अल्टरनेटिंग डायरेक्शन, जो चेजर होते हैं जो नीचे बैठे होते हैं वो अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में बैठे होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो पिच होते हैं 22 यार्ड की, प्लेयर्स होते हैं एक टीम में 11।
इक्विपमेंट बैट, बॉल, स्टंप्स, बेल, पैड्स, ग्लव्स होते हैं। स्किल्स की बात करें तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग होती है। इसको आईसीसी इंटरनेशनली देखते हैं, इंडिया में देखता है बीसीसीआई। 3 फॉर्म में खेला जाता है, टेस्ट, ओडीआई और टी20। टी20 में 20-20 ओवर होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल होती है, ठीक है। ओडीआई मतलब 50 ओवर का गेम होता है जिसमें 50 ओवर होते हैं, ठीक है, एक टीम के। और टेस्ट 5 दिन तक चलता है, 2-2 इनिंग दोनों टीमों को मिलती है। हॉकी की बात करें तो उसका फील्ड होता है 91.4 मीटर इंटू 55 मीटर। 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर मतलब 60 मिनट का गेम होता है। इक्विपमेंट बात करें तो हॉकी स्टिक, बॉल, स्किल साइज है, ड्रिबलिंग, हिटिंग, पुशिंग, स्कूपिंग, टैकलिंग, गोलकीपिंग। इंडिया का नेशनल गेम भी हॉकी है, ट्रेडिशनल है, और एफआईएच इसको गवर्न करता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एथिक इसके भी सेम होंगे जो ऊपर पढ़ के आए हैं। तो स्पोर्ट्स एथिक क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है प्रमोटिंग और इंश्योरिंग हेल्दी स्पोर्टिंग प्रैक्टिस के लिए। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि ह्यूमन एक्शंस को गवर्न करता है कि कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स में, ठीक है, कैसे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपोनेंट की भी। स्पोर्ट्स एथिक सिग्निफाई करता है कि सिर्फ बिहेवियर नहीं, वो एक पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है तो वो थिंकिंग है ना, बिहेवियर नहीं है चीटिंग। इट प्रमोट्स फेयर प्ले अमंग चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन वाई एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर। तो ये फेयर प्ले को प्रमोट करता है, ठीक है। गुड प्रैक्टिसेस को डिसिमिनेट करता है ताकि डाइवर्सिटी रहे स्पोर्ट में। ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं सबसे इसको बचा के रखते हैं स्पोर्ट्स एथिक। हर लेवल पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, रिक्रिएशनल हो या कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट हो। 2 डायमेंशन होते हैं, पहला होगा इंस्टीट्यूशनल, दूसरा होगा पर्सनल। तो एक तो होता है कि लोग अपने मतलब इंस्टीट्यूशन के रूल्स होते हैं, एक होता है खुद के कि हाँ मैं ऐसे खेलूँ, मैं ऐसे खेलूँ, ठीक है। तो अपने फेयर प्ले के खुद के रूल्स, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। अनएथिकल बिहेवियर में क्या आता है? चीटिंग, डोपिंग, फिजिकल या वर्बल वायलेंस, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, मैच फिक्सिंग, एक्सेसिव कमर्शियलाइजेशन। 3 कैटेगरी रेस्पॉन्सिबल होते हैं एथिक्स के लिए, पहली गवर्नमेंट, दूसरी स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा इंडिविजुअल वो खुद, ठीक है, चाहे उसके पेरेंट्स हो, कोच हो, रेफरी हो, ऑफिशियल्स हो। ओलंपिक में 3 वैल्यू को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, तो एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप वैल्यू किया जाता है इनको। पैरालंपिक की वैल्यूज़ क्या है? डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन, करेज, इक्वलिटी। वाडा पता ही है, वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। ये इसके एग्जाम ट्रैप्स हो गए। और ये इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे व्हाट आर फंडामेंटल स्किल्स ऑफ कबड्डी, व्हाट इज स्पोर्ट्स एथिक, नेम इट्स ट्रू डायमेंशन, व्हाट आर ओलंपिक एंड पैरालंपिक वैल्यूज, नेम एनी 3 अनएथिकल बिहेवियर इन स्पोर्ट्स, व्हाट आर द बेसिक स्किल्स ऑफ हॉकी, हाउ मेनी क्वार्टर डज अ मैच हैव, ठीक है, हो गया। अब देखो ये वीडियो खत्म हो गई। अब हमारा ईवीएस का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं मतलब इन्हें पूरे नोट्स नहीं है, लेकिन आप में वो चीज़ें हैं इसमें, इनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में आप बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो पहले भी बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स पढ़ो। अगर आपके पास आपने नोट्स नहीं बनाए तो हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे योगा के, ईवीएस के, वो पढ़ो। उसके बाद अगर आपको पास उतना भी टाइम नहीं है तो ये 2 वीडियो देखो, एक कल शाम आई थी, एक ये आई थी रामबान वीडियो। इनको देखो, आपका ईवीएस वाला पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली पीडीएफ आपको दे देंगे हम टेलीग्राम पे आज, ठीक है। तो देखो DSSC टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 25 तक के 18 पेपर है और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, डीओए के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एनसीईआरटी के क्रक्स के साथ, और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए टॉपर्स के फैक्ट, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आ रहा है, किसी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, टॉपर चॉइस पब्लिशन, ठीक है। बेस्ट बुक पढ़ना आता है DSSC, केवीएस, एनवीएस, सीटेट एग्जाम्स के लिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कल वाली वीडियो में 500 लाइक्स होते हैं तो आज रामबाण 2 के अंतर्गत हम 2 मॉक लेके आएंगे, आज एक शाम 7 बजे, एक कल शाम 7 बजे, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मॉक 1 के साथ।